नमस्ते मेरे प्यारे भाई। एसएससी सीजीएल 2024 का एग्जाम शुरू होने वाला है 9 तारीख से। जाते जाते बेटा ये मॉक टेस्ट जरूर करके जाओ। ये मॉक टेस्ट नंबर 4 है और 1 नंबर का बेहतरीन क्वालिटी मॉक टेस्ट है। एग्जाम से पहले इसको जरूर करके जाएं। इससे पहले भी मैं 3 मॉक टेस्ट अपने इस यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी करा चुका हूं। अगर किन्हीं बच्चों ने वो नहीं देखे, मॉक टेस्ट 1, मॉक टेस्ट 2, मॉक टेस्ट 3, तो आप उनको भी जरूर देखें मेरे प्यारे भाई। कल सीएचएसएल का रिजल्ट आया टीयर 1 का। बेटा कट ऑफ कितनी गई है पता है? 158 नंबर कट ऑफ गई है जनरल की 200 में से। यानी कि कंपटीशन बहुत तगड़े लेवल का है। आप थोड़ा बहुत करके जो है सिलेक्शन नहीं ले सकते। कट ऑफ ही 80% पहुंच गई है। तो आपको अच्छे खासे अटेम्प्ट भी करने होंगे। एक एक सवाल पे मेरे दोस्तों कई बच्चे जो है एंट्री कर जाएंगे और कई बच्चे एग्जिट कर जाएंगे। तो मैथ्स रीजनिंग तो ऐसे मान के चलो कि इनमें 100% स्कोर करना है आपको मेरे भाई। ठीक है जी। मैंने बहुत सारे मेरे दोस्तों प्रीवियस ईयर के जो है पेपर्स का सॉल्यूशन कराया हुआ है। 2024 में जितने भी पेपर्स हुए हैं ये देखिएगा, सबका मैंने बेस्ट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कराया हुआ है प्लेलिस्ट में। मैंने मॉक टेस्ट सॉल्व करवाए हुए हैं। यूट्यूब पे काफी फ्री कंटेंट है। यूट्यूब पे पूरा फ्री बैच भी मैं जो है पढ़ाया, अब तो कंप्लीट भी हो गया है लगभग। आप इन क्लासेस को जरूर अटेंड करिएगा। ठीक है जी। सबसे पहले ये मॉक टेस्ट देखो। इस मॉक टेस्ट का मैंने लेवल रखा है मॉडरेट। ठीक है जी, मॉडरेट लेवल का मॉक टेस्ट है। और 25 में से अगर इसमें आप 21-22 क्वेश्चन कर पा रहे हो खुद से मेरे बिना बताए, तो यानी कि आपकी तैयारी अच्छी है और आप एग्जाम हॉल में बैठ के अच्छा परफॉर्म करोगे। तो शुरू करते हैं भगवान का नाम लेके मेरे प्यारे भाई। पहला सवाल आप ही के पेपर का पूछा गया है जो लास्ट ईयर सीजीएल में आया था। सरसों के तेल का अंकित मूल्य उसके क्रिय मूल्य से 25% अधिक है। यदि इसे लाभ या हानि, बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो अंकित मूल्य से कितने परसेंट कम पर बेचा जाना चाहिए। यानी कि हमें ना तो कोई प्रॉफिट चाहिए ना ही कोई लॉस चाहिए, तो मार्क प्राइस से कितने परसेंट कम में बेचना चाहिए। देखिए, सरसों के तेल का अंकित मूल्य कॉस्ट प्राइस से 25% ज्यादा है। 25% मतलब 1/4 हो गया। यानी कि अगर कॉस्ट प्राइस 4 है तो मार्क प्राइस 1 ज्यादा है, 5 है। सवाल में बोला है हमें ना तो कोई प्रॉफिट कमाना है ना ही कोई लॉस लेना है। सही दिख रहा है केशव? ये अगर नो प्रॉफिट नो लॉस है मेरे प्यारे भी, यानी कि सामान को आपको कॉस्ट प्राइस पर ही बेचना पड़ेगा। अगर 4 रुपए तेल का सीपी है तो मुझे 4 में ही बेचना पड़ेगा मेरे दोस्तों। क्लियर है? तो भाई अगर मुझे मार्क प्राइस 5 है तो 5 पे कितना डिस्काउंट देना पड़ेगा? 5 का सामान मुझे वापस 4 में बेचना पड़ेगा तो 1 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 1/5। 5 रुपए पर 1 का डिस्काउंट देना पड़ेगा 20%। तो मुझे मार्क प्राइस से 20% कम में सेल करना पड़ेगा। और इस सवाल का जो आंसर है दोस्त क्या हो जाएगा? वो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, 20%। अगर किसी आर्टिकल पे नो प्रॉफिट नो लॉस है, इसका मतलब आपने उसको कॉस्ट प्राइस क्रिय मूल्य पर ही बेच दिया है। सबसे आसान सवाल था। आगे आइए, सवाल नंबर 2। ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है, एक अर्थमेटिक एडवांस हम करते चलेंगे और ये लास्ट ईयर सीजीएल के पेपर में आया था। √a/b बराबर 8/3 प्लस √b/a है एंड a + b 30 है। तो आपसे पूछा है ab का मान क्या होगा। बताओ बच्चों क्या कर सकते हो? देखो भाई, अगर आप √b/a को धर ले आते हो लेफ्ट साइड में तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा √a/b और माइनस हो जाएगा ना ये √b/a। बराबर राइट साइड में क्या बचेगा? राइट साइड में बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों यहां से 8/3, ये 8/3 बचेगा राइट साइड में। अब सोचो, देखो तरीके तो बहुत सारे करने के। आप ये नहीं सोच सकते कि अगर ये x है मेरे प्यारे भी x, तो ये उल्टा लिखा हुआ है 1/x और ये बीच में -x -1/x। तो क्या यहां पर भी आप ऐसा लिख सकते हो क्या? केवल ऑब्जर्वेशन का खेल है। 8/3 क्या होता है? क्या 8/3 को मैं ऐसे नहीं लिख सकता? 3 - 1/3। 3 × 9, 9 में से 1 गया 8। 3 × 9, 9 में से 1 गया 8, 8/3। क्लियर है? डाटा इसी तरीके से सेट किया जाएगा कि आप आराम से ऑब्जर्व कर लो मेरे दोस्त। अगर आप लेफ्ट साइड और राइट साइड को कंपेयर करो तो यहां पे √a/b किसके बराबर है? 3 के बराबर है। अगर √a/b 3 है तो इसका उल्टा क्या होगा? √b/a। √b/a किसके बराबर है? 1/3 के बराबर हो जाएगा उल्टा। यानी कि √a/b 3 के बराबर है। अगर मैं स्क्वायर करूं तो यहां से a/b किसके बराबर आएगा? स्क्वायर करूं 9 के बराबर।
रूट ए बाई बी अगर 3 के बराबर है तो ए बाई बी आ जाएगा 9, ए बाई बी 9 आ गया, 9 का मतलब 9/1। ये ए से बी का रेशियो आ गया मेरे दोस्तों 9:1, ए से बी का रेशियो आ गया मेरे प्यारे भाई, ठीक है। आपको a प्लस बी 30 दिया, a प्लस बी कितना होगा, अगर a का मान 9 है, b का मान 1 है, a का मान 9 है, b का मान 1 है, तो a प्लस बी हो गया जी 10, 9 और 1 10। 10 की वैल्यू सवाल में 30 दी है 3 गुना, अगर 10 की वैल्यू सवाल में 30 दी है 3 गुना, तो 9 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी 27, 1 की वैल्यू भी 3 गुना हो जाएगी 3a, यानी कि a और b का मान आ गया 9 और 1 यूनिट की वैल्यू निकाली, ए और बी का मान आ गया 27। दिन आपसे पूछा ए गुणा बी, तो ए गुणा बी आ गया 27 81, और इस सवाल का आंसर 81 है, ऑप्शन नंबर है यहां पर सी सही है, ठीक है। तो जस्ट ऑब्जर्वेशन वाले बहुत सारे सवाल आएंगे, देखो प्री में इतना लेवल तो रहेगा, आप इससे हल्का लेवल मान के मत चलो। एसएससी जीडी के भी फॉर्म निकल चुके हैं, अच्छी खासी वैकेंसी 40,000। एसएससी जीडी में अगर आपको तैयारी करनी है तो मैथ्स और रीजनिंग आप हमारी इन दोनों जो लेटेस्ट अभी हमने बुक निकाली है आरबीडी पब्लिकेशन की तरफ से, चैप्टर वाइज और टाइप वाइज हिंदी भाषा में, आप इन दोनों बुक्स को अमेजन फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना। मात्र जीडी वाले बच्चे, और किसी एग्जाम के लिए नहीं भाई। सवाल नंबर 3 ये बताएं, ये सवाल आपका सीजल 2022 के प्री का है, सोचो। कोई आदमी अपने बेटे बेटी और अपनी पत्नी के नाम कितना 1,05,750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर इस प्रकार इन्वेस्ट करता है कि 3, 4 और 5 साल के बाद समान ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की दर 5% वार्षिक है, 5% पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो पत्नी के लिए निवेश की गई राशि बताओ, उसने अपनी वाइफ के नाम पर कितना पैसा इन्वेस्ट किया है। अच्छा सवाल है भाई। देखिए, एक आदमी का मेरे दोस्तों बेटा भी है, सन भी है, और उसकी डॉटर भी है, और उसकी वाइफ भी है। तीनों के खाते में 1,05,750 रुपए टोटल डाला, टोटल इन्वेस्ट किया इतना, इस तरीके से कि भाई ब्याज की दर 5% है, सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है कि जब 3, 4, 5 साल बाद उनका अकाउंट चेक किया जाएगा तो तीनों को सेम ब्याज मिलेगा। तो पूछा है बताओ पत्नी के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया, वाइफ के अकाउंट में कितना पैसा डाला है। तो मेरे भाई सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम, यही होता है। बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा मैं आपको सॉल्व करने का, आप बोलोगे हाँ जी सर। देखो मेरे दोस्तों, तीनों से आपको सेम ब्याज मिलना चाहिए, सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, सेम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। अब आप बताओ, सिंपल इंटरेस्ट सेम होना चाहिए, ब्याज की दर सेम है 5% पर एनम, ब्याज की दर सेम है मेरे प्यारे, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड किस पे करेगा, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है तो सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड करेगा प्रिंसिपल और टाइम पे, मूलधन पे और समय पे। और आपने पढ़ा है दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर मुझे सेम रखना है तो एक संख्या जिस अनुपात में चेंज होगी, एक संख्या जिस अनुपात में होगी, दूसरी रिवर्स रेशियो में होगी। यानी कि अगर प्रिंसिपल और टाइम का प्रोडक्ट सेम है तो जो आपका मूलधन होगा वो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, समय के रेशियो का रिवर्स होना चाहिए। कितना प्यारा कॉन्सेप्ट है मेरे प्यारे भाई, आप बोलोगे हाँ सर। ऐसा इसलिए हो पाया वो कि ब्याज की दर तीनों को सेम मिल रही है। अगर बेटा बेटी पत्नी के जो अकाउंट में पैसा 3, 4, 5 साल के इन्वेस्ट किया है, तो मेरे दोस्तों जो अमाउंट इन्वेस्ट किया होगा उसका रेशियो क्या होगा, 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/5। ये मेरे प्यारे भाई आपके प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, प्रिंसिपल का मूलधन का, जो कि कितना होता है, तो आप कहोगे सर 3, 4, 5 एलसीएम होता है 60, पूरे रेशियो को यहां पे 60 से गुणा कर दीजिए। 3 से 60 20 बार कट जाएगा, 4 से 60 आपका 15 बार कट जाएगा, और 5 से 60 आपका 12 बार कट जाएगा, 12 बार। 20, 15, 12 के रेशियो में तीनों के अकाउंट में पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। आपसे पूछा पत्नी के लिए कितना पैसा डाला, तो पत्नी के लिए पैसा डाला जी 12 यूनिट, पत्नी के लिए पैसा इन्वेस्ट किया 12 यूनिट आउट ऑफ टोटल, टोटल कितना है 20 और 15 35 और 12 47, 12/47, यानी कि टोटल अमाउंट का 12/47 वाइफ के अकाउंट में डाला जाएगा। टोटल अमाउंट कितना है 1,05,750 रुपए। ये मेरे दोस्तों आपको कैलकुलेशन करनी है, ठीक है जी। आप यहां पे डिजिटल सम भी लगा सकते हो, हर ऑप्शन का डिजिटल सम अलग अलग है। देखिए बेटा 12 मतलब 3 हो गया, 5 और 1 6, 7 13, 5 18, यानी कि 9 हो गया। भाई ये नंबर 9 से कट रहा है, ये 12 3 से कट रहा है, नीचे तो 3 है नहीं भाई, 5
7 12 6 18 नंबर 9 से कट रहा है, तो 9 से कटने वाला तो आना चाहिए ना। 9 से कटने वाला एक ही नंबर है 27,000, यही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आसान है, क्योंकि 47 तो 9 से कटेगा नहीं, तो ऊपर अगर 9 का मल्टीपल है तो आंसर भी 9 से कटने वाला आएगा। बहुत प्यारा सवाल है। मैं हमारे मॉक टेस्ट इतने ज्यादा क्यों देखते हैं बच्चे, 3-3 4-4 लाख बच्चे, क्यों? क्योंकि इनमें क्वालिटी वाले सवाल होते हैं भाई। सवाल करवा तो कोई भी देता है, लेकिन उनको एक बढ़िया ऑर्डर में सेट करना है ना, कौन सा सवाल किस ऑर्डर पे जाना चाहिए, प्रीवियस ईयर में कहां कहां यूनिक सवाल आए हैं, किसकी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है, वो मैं बहुत बढ़िया रिसर्च करके जो है मॉक टेस्ट बनाता हूं। आइए अगला सवाल देखिए, ये फिर से अलजेब्रा का सवाल है, और इस बार ये सवाल है आरआरबी ग्रुप डी के पेपर का, जो 2022 में आया है। हाँ, रेलवे एनटीपीसी में और ग्रुप डी में भी अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री आता है। 2a + 1/2a 6 से आपसे ये पूछा है बेटा, यानी कि पावर 1 से पावर 6 में जाना है। पावर 1 से आपको पावर कहां जाना है, 6 में जाना है। तो भैया मैंने आपको सिखाया कि पहले पावर 3 पे जाओ, इतना लिखना नहीं है। पावर 1 से अगर पावर 6 में जाना है तो पहले पावर 3 निकालो। आप मेरे दोस्तों, ये 6 तो है, 2 की पावर 6 64 होता है, पहला आप 3 निकालो, यानी कि 2a का क्यूब प्लस 1/2a का क्यूब। पहला पावर 3 निकालिए, 8a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब, क्या आएगा? फॉर्मूला क्या होता है? k क्यूब माइनस 3k, k क्यूब माइनस 3k, यानी कि 216 माइनस 18, 198 आ गया, पावर 3 आ गया। अब पावर 3 का स्क्वायर करोगे पावर 6 आ जाएगा, पावर 3 का फिर से स्क्वायर करेंगे पावर 6 आएगा। अगर मुझे प्लस से प्लस में जाना है तो फॉर्मूला क्या आएगा बेटा? k स्क्वायर माइनस 2, 198 का स्क्वायर माइनस 2, ये आ जाएगा, और ये मेरा आंसर भी होगा। ठीक है भाई, इकाई का अंक 6 तो नहीं आएगा भाई। दूसरी बात ये समझो कि 198 है 200 से छोटा नंबर, 200 का स्क्वायर होता है 40,000, 40,000 में से 2 कम करोगे तो आंसर 40,000 से कम आएगा, यानी कि ये दोनों तो है ही नहीं। अब देखो लास्ट के 2 डिजिट देख लेते हैं, मैं डिजिटल सम भी लगा सकता हूं, यहां पे लास्ट के 2 डिजिट भी मैच कर लेते हैं कि 198 है 200 के नजदीक, 200 से कितना कम है? 2, 2 का स्क्वायर होता है 04, 04 आएंगे इसके लास्ट के 2 अंक, 04 में से 2 घटाएंगे तो 02 बचेगा, 02 आना चाहिए एंड में, 02। वैसे भी आंसर 40,000 से हल्का कम आएगा। प्यारे भाई समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। 39202 इस सवाल का आंसर, और ऐसे ही हल्के हल्के सवाल आपके पेपर में आने। देखिए सवाल नंबर 5, A chord of a circle subtend an angle theta at the center of circle. The area of minor segment cut off by chord is 1/8 of the area of circle. Then find this. अरे बाप रे, देखिए ध्यान से सुनिए भैया, अच्छा सवाल है, घबराना नहीं है, मजा आएगा दोस्त। मुझे लग रहा था मैंने दूसरे मॉक में डाला था, यहां डाल दिया, चलो कोई बात नहीं। तो मेरे प्यारे भाई, एक कॉर्ड है सर्कल की जो सेंटर पे थीटा एंगल बनाती है। इस सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर है थीटा, और ये मान लीजिए इस सर्कल के कॉर्ड है ये ए बी, ये सर्कल की जीवा है ए बी, जो सेंटर पे इस तरीके से ये कोण बनाती है थीटा। इस सेंटर पे कितना कोण बनाती है? ये सेंटर पे थीटा कोण बनाती है, कॉर्ड ए बी। तो आपसे पूछा है द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, वृत्त के क्षेत्रफल की जीवा द्वारा काटे गए लघुखंड। देखो जब भी हम सर्कल में एक कॉर्ड खींचते हैं मेरे दोस्तों, तो 2 सेगमेंट हो जाते हैं। ऊपर वाला हो गया मेजर सेगमेंट, ये होता है माइनर सेगमेंट, छोटा वाला, यहां पे लघुखंड बोला गया है। तो मेरे दोस्तों ये हो गया आपका माइनर सेगमेंट। क्लियर है? ये वाला मेरे प्यारे भाई, सवाल में बोला है इसका जो एरिया है सर्कल के एरिया का 1/8 है। ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया सर्कल के एरिया का 1/8 है। तो आपसे पूछे इसकी वैल्यू क्या होगी? तो भैया मैंने मान लिया कि जो सर्कल है इसकी रेडियस r है, तो आप मुझे बताओ माइनर सेगमेंट का एरिया, इस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे आएगा? जल्दी से कैसे, मैं आपको निकालना भी सिखा देता हूं। भैया आपको इस सेक्टर दिखाई दे रहा है OAB, क्या आपको ये सेक्टर दिखाई दे रहा है?
ये सेक्टर का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। अगर मैंने सर्कल की रेडियस को आर माना है तो सेक्टर का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बाई 360 डिग्री। आप बोलोगे आंसर। बेटा अगर मैं सेक्टर के एरिया में से, ये आप ट्राइंगल देख रहे हो, ट्राइंगल, ये आप ट्राइंगल देख रहे हो OAB, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं, अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया घटा दूं OAB का तो आ जाएगा, लेकिन इस ट्राइंगल का एरिया निकलेगा कैसे, त्रिभुज OAB का एरिया निकलेगा कैसे, दो साइड पता है, बीच का एंगल पता है, तो ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 साइड गुणा साइड, है ना, दो भुजाओं की गुणा बीच के एंगल का साइन, यानी कि 1/2 आर गुणा आर, आर स्क्वायर, बीच के एंगल का साइन, साइन थीटा। ये आ गया मेरे दोस्तों। और ये क्या दिया है, ये इस माइनर सेगमेंट का लघुखंड का क्षेत्रफल आ गया, और ये जो है सर्कल के एरिया का 1/8 है, वृत्त के क्षेत्रफल का 1/8 है। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का 1/8 है मेरे प्यारे भाई। तो कोई मुश्किल नहीं है यहां तक ये सोच पाना। अब बताओ, अच्छी बात यह है कि आर स्क्वायर दोनों तरफ से कट गया है यहां पे, और भी कुछ कटा है, और भी कुछ कटा तो नहीं है, 8 से गुणा कर देते हैं बेटा, पूरे में यहां 8 आ रहा है ना, या क्या करें बेटा, पाई थीटा बाई 360 डिग्री, ये 1/2 साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला लगाना है, मैं समझ गया। यानी कि मेरे प्यारे भाई बिल्कुल भी टेंशन मत लो, सवाल मेरा हो गया है सॉल्व। पूरे को 8 से गुणा कर दो दोनों तरफ, पूरे को 8 से गुणा कर दो। ये था पाई थीटा, ये 360 था, 8 से गुणा करेंगे तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 45 हो गया। ये 1/2 था, 8 से गुणा करेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 साइन थीटा, और बराबर मेरे दोस्तों 8 से गुणा करेंगे पाई आ जाएगा, पाई, तभी आपका पाई आएगा। क्लियर है, ये पाई बटे 8 बनना था, मैंने 8 से गुणा कर दी दोनों तरफ। क्लियर है, सवाल सॉल्व हो गया मेरे प्यारे भाई। तो यानी कि पाई थीटा बटे 45 डिग्री, पाई थीटा बटे 45 डिग्री की वैल्यू आ गई बराबर, ये उधर चला जाएगा, 4 साइन थीटा प्लस पाई। और यही तो मेरे दोस्तों पूछा है, यही तो पूछा है आपसे, 4 साइन थीटा प्लस पाई तो है, तो आंसर आ गया पाई थीटा बटे 45। आंसर आपका आ चुका है बी ऑप्शन। कैसे मेरे प्यारे बच्चे, साइन थीटा क्या होता है, देखो साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन ए कॉस ए, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा का हाफ एंगल, थीटा का हाफ एंगल क्या होता है मेरे दोस्तों, थीटा बटे 2, तो साइन थीटा हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। आप बोलोगे आंसर हो प्लस पाई है, और मेरे दोस्तों 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, तो 8 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 प्लस पाई बराबर पाई थीटा बटे 45 डिग्री। आंसर बहुत अच्छा सवाल है, शानदार ये क्वेश्चन है मेरे दोस्तों, समझ में आया होगा। आगे चलेंगे सवाल नंबर 6 जल्दी से। एबीसी एक काम को 36, 54, 108 दिन में पूरा कर सकते हैं। एबीसी उन्होंने एक साथ काम शुरू किया, लेकिन काम शुरू होने के 9 दिन बाद, और काम ए ने काम छोड़ दिया, बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले बंद कर दिया, सी ने कितने दिन काम किया। बढ़िया भाई, देखो 3 लोग हैं एबीसी, ए बी और सी। ए किसी काम को 36 दिन में कर सकता है, बी 54 दिन में कर सकता है, सी 108 दिन में। और ये डाटा आसान है, क्योंकि 36, 54, 108 का एलसीएम 108 ही आ जाएगा, 108 ये टोटल वर्क आ गया, टोटल वर्क। ए जो है मेरे दोस्तों, ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की आ गई 54 दूनी 108, और सी की आ गई 108 एकम 108, तीनों ए बी सी की एफिशिएंसी कार्य क्षमता आ गई। अब सवाल यहां से शुरू होता है, तीनों ने एक साथ काम शुरू किया, सपोज काम यहां से जाके शुरू हुआ और काम यहां पे जाके खत्म हुआ, मुझे टाइम निकालना है, टाइम। काम शुरू होने के 9 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया, यानी कि ए ने केवल शुरू के 9 दिन काम किया है, ए ने केवल शुरू के 9 दिन काम किया, उसके बाद ए का कोई लेना देना नहीं। और बी ने काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि आखिर के 3 दिन बी ने काम नहीं किया है। सी ने पूरे टाइम काम किया है, सी ने पूरे टाइम काम किया। पूछा है सी ने कितने दिन काम किया, यानी कि पूरा काम कितने दिन में हुआ, यही आपसे पूछा गया है। तो भाई काम सपोज यहां से होना शुरू हुआ, यहां पे जाके खत्म हुआ, तो इस टाइम में काम हुआ कितना है, 108 यूनिट इस टाइम में काम हुआ है, 108 यूनिट। क्लियर है, यहां हम लगाते शिफ्टिंग का कॉन्सेप्ट। ए ने केवल 9 दिन काम किया है, फिर ए काम छोड़ के चला गया, तो हम ए से बोलेंगे भाई ए, जब तुझे अपनी एस्थेसिक करवानी है, जब तुझे काम छोड़ना है, तो हमारे साथ काम ही मत कर। ए जो है एक दिन में 3 कुर्सी बनाता है, 3 कुर्सी, तो ए 9 दिन में कितनी कुर्सी बनाएगा, 27। अगर हम ए से काम ही ना कर पाए,
अगर हम ए के साथ काम ही ना करें तो बेटा दोस्त 27 कुर्सी कम बनेंगी। यानी कि मैंने ए को सवाल से ही अगर मैं डिलीट कर देता हूं, ए को सवाल से डिलीट कर देता हूं तो 27 कुर्सी कम बनेंगी मेरे प्यारे भाई, 108 की बजाय। बी काम पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ के चला गया, यानी कि बी शुरू से लगा हुआ है, बी लगा हुआ है शुरू से, और केवल आखिरी के 3 दिन काम नहीं किया बी ने। अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता, अगर बी आखिर के 3 दिन भी काम करता, क्योंकि शुरू से तो है ही, तो कितना काम एक्स्ट्रा होता? बी एक दिन में 2 कुर्सी बनाता है, 2 कुर्सी। अगर बी आखिर के 3 दिन भी कुर्सी बनाता तो 6 काम एक्स्ट्रा होता मेरे दोस्तों। तो काम कितना होता मेरे प्यारे भाई? 108 माइनस 27, 81 जमा 6 87। तो सेम टाइम में 87 यूनिट काम होता, सेम टाइम में, सेम टाइम में 87 यूनिट काम होता। इस काम को करता कौन? इस काम को करता कौन बेटा? इस काम को करते बी और सी मिलकर, बी और सी मिलकर, क्योंकि ए तो है ही नहीं, सी भी शुरू से लेकर आखिर तक है, बी भी शुरू से लेकर आखिर तक है, और बी और सी करते बेटा 3 एफिशिएंसी के साथ, बी और सी की एफिशिएंसी 3 है, 3 एफिशिएंसी के साथ। तो 87 यूनिट काम करने में कितना समय लगता? 87/3 29 दिन। यानी कि बी और सी जो है 29 दिन में काम कर लेते, पूरा काम 29 दिन में हुआ है, 29 दिन में। यही आंसर है ए। तो बेटा मैंने समय नहीं बदला, मैंने काम बदल दिया। जब भी ऐसा सवाल आए इस तरीके से बनाओ आप। शिफ्टिंग का मेथड नहीं आता है तो बड़ी परेशानी है। एनटीपीसी का सवाल देखेंगे अलजेब्रा का। ए प्लस बी प्लस सी 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 है, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c 1 है। आप एबीसी इज नॉट इक्वल टू 0, एबीसी बताना है। एबीसी कैसे आएगा भाई मेरे? देखो सोचो, अगर आप यहां से देखो मेरे दोस्तों तो एलसीएम आ रहा है एबीसी, एलसीएम एबीसी आ रहा है कि नहीं? यहां ए है बी सी आ जाएगा, यहां बी है सी आ जाएगा मेरे दोस्तों, यहां सी है ए बी आ जाएगा, और बराबर 1, बराबर 1। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही ए बी सी है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ही ए बी सी के बराबर है। हमें ए बी सी पूछा है ना, तो हमें ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए निकालना पड़ेगा। और वो कैसे निकलेगा भाई? फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है स्टूडेंट्स? अगर a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी, सॉरी ए प्लस बी प्लस सी 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 है, तो क्या आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए नहीं निकाल सकते? ए बी प्लस बी सी, इसलिए तो ये तो कॉन्सेप्ट किंग बुक में सारे फॉर्मूले लिखे हुए हैं, सारे के सारे फॉर्मूले। अलजेब्रा में आपको एज इट इज फॉर्मूला मिल जाएगा। दिखाऊं मैं आपको? ठीक है भाई, ये देखो आप, अगर आपको a प्लस बी प्लस सी दिया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है, तो आप ए बी प्लस बी सी प्लस सी निकाल सकते हो। लिखा है फॉर्मूला, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। फॉर्मूला अगर मेरे दोस्तों आपको याद है, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पता होने से सवाल कितना जल्दी होता है देखिए। ए प्लस बी प्लस सी 3 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 6 है, वैल्यू रख दीजिए। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटे 2। 9 माइनस 6 में 3 घटाएंगे, 9 माइनस 6 तो 3 बचेगा, 3/2 आ गया। अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी 3/2 आ गया, तो ए बी सी का मान पूछा है, ए बी सी का मान भी 3/2 ही होगा, यानी कि डी ऑप्शन आंसर है। बोलो क्लियर? कोई तकलीफ? कोई तकलीफ नहीं है, आगे चलेंगे। सवाल नंबर है 8 आपके सामने, बताओ। सवाल नंबर ये जो 8 है, ये CHSL 2023 प्री के पेपर में आया है। देखते रहो कि आप कितने सवाल ठीक कर पा रहे हो। मैं आपको बिल्कुल लेटेस्ट प्रीवियसर यूनिक क्वेश्चन करा रहा हूं। इन टी ईयर्स सवाल में कहा गया है कि टी सालों में द सिंपल इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन ए सर्टेन अमाउंट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इज 5/8 ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट। बोला टी साल में 10% की दर से जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मूलधन का 5/8 है। आगे क्या कहा गया सवाल में? आगे सवाल में कहा गया है इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड 3/4 ऑफ 10%, यदि ब्याज की दर को 10% का 3/4 कर दिया जाए और सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे, सिंपल इंटरेस्ट सेम रहे, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द चेंज वैल्यू? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू रहेगा?
यानी कि स्टेटमेंट आपसे पूछा है टाइम, समय के बारे में पूछा है। देखो मेरे प्यारे भाई, सिंपल इंटरेस्ट बराबर क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंट गुणा टाइम। अब आप यहां से ये समझो मेरे दोस्तों कि सवाल में आप प्रिंसिपल तो बदल नहीं रहे, मूलधन तो बदल नहीं रहे मेरे दोस्तों। आप बोलोगे सर, नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट डिपेंड कर रहा ब्याज की दर पे और समय पे। ठीक है मेरे प्यारे भाई, आपको सिंपल इंटरेस्ट सेम रखना है। सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों सेम रखना है, सेम। साधारण ब्याज की दर सेम है, साधारण ब्याज सेम रखना है, साधारण ब्याज वही रहे। दिख रहा है? तो आपने पढ़ा है दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर सेम है, एक संख्या जिस अनुपात में बदलोगे दूसरी रिवर्स रेशियो बदलनी पड़ेगी। अगर आपने यहां पे ब्याज की दर को 3/4 कर दिया, ब्याज की दर को 3/4 कर दिया 3/4 गुना, यही है ना। ब्याज की दर 10% की 3/4 कर दी। पहले ब्याज की दर 10% थी, अब आपने 10% का 3/4 कर दिया। ब्याज की दर को आपने 3/4 कर दिया, तो टाइम रिवर्स रेशियो में चेंज हो जाएगा। यानी कि टाइम कितना हो जाएगा? टाइम मेरे दोस्तों यहां पर अब 3/4 टाइम्स हो जाएगा। टाइम जो है 4/3 गुना हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि समय अगर पहले 3 था तो 3 से 4 गुना हो जाएगा। यानी कि टाइम सेम नहीं रहेगा। टाइम 3/4 नहीं होगा बेटा, टाइम 4/3 टाइम्स हो जाएगा। गलत लिखा हुआ, इट बिकम्स 3/4 ऑफ टाइम टी। नहीं, टाइम जो है वो पहले का 4/3 गुना हो जाएगा। यहां लिखा है उल्टा, 3/4 लिखा हुआ है, गलत है बेटा। यानी कि आंसर या तो सी ऑप्शन में है या डी है, और आंसर यहां पे दिए हैं बेटा एग्जैक्ट, तो मुझे एग्जैक्ट भी निकालना पड़ेगा। अब तो ध्यान से सुनिएगा, बोला है टी साल में 10% की दर से जो हमें ब्याज मिलता है वो प्रिंसिपल का 5/8 है। प्रिंसिपल का 5/8, 1/8 क्या होता है बेटा? 12.5%। 5/8 होता है 62.5%, 62.5%। अब आप मुझे बताओ, आपको 62.5% ब्याज मिला। कितना ब्याज मिला? 62.5%। जबकि एक साल में कितना ब्याज है? 10%। अगर एक साल में 10% ब्याज है तो बेटे 62.5% ब्याज आपको कितने साल में मिला होगा? भाग दो। 62.5% को 10% से भाग देंगे तो 6.25 सालों में। यानी कि टाइम टी की जो वैल्यू है वो 6.25 ईयर्स है। अगर ब्याज की दर 10% है, आपको जो ब्याज मिला है वो प्रिंसिपल का 5/8, 62.5% ब्याज आपको मिला है, तो एक साल में 10%, 62.5% ब्याज 6.25 सालों में मिला होगा। 6.25 फ्रैक्शन में बताना कितना होगा? 6.25 का मतलब 6 + 1/4 यानी कि 25/4 साल। यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 25/4 साल के बराबर है। पहले समय 25/4 साल था, अब समय कितना हो गया बेटा? अगर 3 की वैल्यू 25/4 है तो 4 ऊपर लाओ, 3 नीचे चला जाएगा, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 25/3 साल। और 25/3 का मतलब 3 × 8 = 24, 8 सही 1/3 साल। तो टाइम इंक्रीज टू 8:1/3 ईयर। टाइम इंक्रीज होके अब 8:1/3 ईयर हो गया। सी ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। पता नहीं बच्चे ऐसे सवालों को क्यों इग्नोर कर देते हैं, क्यों नहीं करना चाहते। भाई पेपर में पूछे तो जाते ही हैं बढ़िया बढ़िया ऐसे सवाल, यूनिक। आइए सवाल नंबर 9 अलजेब्रा का। यदि x² - 8x + 1 = 0 है तो x की पावर 8 - 3842 x की पावर 4 + 11 का मान ज्ञात कीजिए। देखो दोस्त, अगर आपको अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पता है, अगर आपको अलजेब्रा की प्रॉपर्टी पता है तो इस सवाल का आंसर आप सीधा बता सकते हो कि 10 आएगा, 10। नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, ध्यान से। अगर x + 1/x आपको k दिया हुआ है, अगर x + 1/x आपको k दिया हुआ है, k, x + 1/x आपको k दिया हुआ है, पावर चाहे x की कुछ भी रहे, तो अगर x + 1/x आपको k दिया है तो x × x - k जो होगा ना मेरे प्यारे भाई, इस फॉर्म में लिखने पर यह वैल्यू हमेशा -1 आती है, -1। आप k को उधर ले आओ, x - k हो गया, 1/x उधर ले जाओ, -1/x हो गया, तो x की x - k में गुणा करके क्या आएगा? -1 आएगा। अगर बीच में प्लस का साइन है, अगर बीच में प्लस का साइन है, पावर कुछ भी रहे, -1 ही आएगा। ये x की पावर n + 1 x की पावर n भी है ना, तो x की पावर n x की पावर n - k हमेशा -1 आता है, -1। ये रटने वाली चीज है।
भाई आपको यहां पर यही तो दिया है, मैं पूरा सॉल्व करके दिखाऊं। अगर मैं पूरे को x से डिवाइड करता हूं तो आप मुझे बताओ, एक्स स्क्वायर बटे एक्स, एक्स आ गया। 1 को x से डिवाइड करेंगे 1/x आ गया। ये -8x बटे एक्स, -8 उधर चला गया 8, तो ये x प्लस 1/x दिया है। बीच में प्लस है भाई, बीच में प्लस है, बीच में प्लस है। आप बोलोगे हाँ सर बीच में आपको प्लस ही तो दे रखा है। ये मेरे दोस्तों आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा x की पावर 8 -3842 x की पावर 4, x की पावर 4 कॉमन ले लीजिए, तो x की पावर 4 कॉमन लेंगे तो x की पावर 4 -3842 + 11, ये आपसे पूछा है मेरे दोस्त। आपको नहीं दिख रहा कि भाई ये जो वैल्यू है ये -1 ही आने वाली है? आप बोलोगे सर मुझे तो नहीं दिख रहा। भाई अगर बीच में प्लस है, मैं कितना भी इसका स्क्वायर कर लूं, चाहे मैं एक बार स्क्वायर करूं चाहे मैं 2 बार स्क्वायर करूं, रहेगा तो बीच में प्लस, और बीच में प्लस रहने की वजह से ये हमेशा -1 आता है। भाई ये मुझे 2 बार स्क्वायर ही तो करना है, पावर 4 पे जाना है। अगर मैं x स्क्वायर प्लस 1x² निकालूं तो क्या आएगा, k² -2 62, 64 - 2 62। मैं फिर से स्क्वायर करूं तो x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 क्या आएगा, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, स्क्वायर करने पर प्लस ही तो आएगा। फिर से k² -2, 62 का स्क्वायर -2, तो 62 का स्क्वायर -2 3842 ही होगा मेरे दोस्त, 3842। और आपको नहीं पता मेरे दोस्तों कि अगर x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 3842 के बराबर है, 3842 के बराबर है, सुनना था आपको। यहां बीच में प्लस का साइन है, प्लस का अगर बीच में प्लस का साइन मैं इस फॉर्म में लिखूंगा तो -1 ही बनेगा बेटा, -1, और -1 में 11 ऐड करना है तो आंसर क्या बचेगा, 10 आंसर बचेगा इसका। लेकिन ये सब तो पागल करते हैं जिनको कुछ नहीं आता, ये तो पागल करते बेटा जिनको कुछ नहीं आता, जो बहुत बेसिक तरीके से करते हैं। लेंदी ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि हमें x + 1/x दिया है, पूछा है पावर 4, स्क्वायर करने पर प्लस ही रहेगा बीच में, जब स्क्वायर करने पर प्लस ही रहेगा तो ये वाला माल -1 बनेगा, और -1 में 11 जोड़ेंगे 10। ये केवल प्रैक्टिस से सीखा जाता है भाई साहब, प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे आइए, सवाल नंबर आपके सामने 10 है। ओहो, पार्टनरशिप का, हां ये आ गया सवाल। ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर में आया 2024 में, यूपी कांस्टेबल 2024 के पेपर का सवाल है ये वाला। देख लो क्या बेहतरीन सवाल पार्टनरशिप का। ए ने 1,12,000 रुपए से बिजनेस शुरू किया, 2 महीने के बाद 80,000 रुपए के साथ बी बिजनेस में शामिल हो गया। अगले 2 महीने के बाद सी 72,000 रुपए के साथ बिजनेस में शामिल हो गया। शुरुआत के 10 महीने के बाद बिजनेस में बी ने 8,000 रुपए, सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिए। बी को 1 साल के एंड में लाभ में से 9800 रुपए प्राप्त हुए, तो कुल लाभ क्या है? बहुत बढ़िया। देखो मेरे दोस्त 3 लोग हैं, ए बी सी, 3 लोग हैं ए बी और सी। मुझे निकालना है इनका प्रॉफिट, हमें निकालना है इनका प्रॉफिट मेरे दोस्तों, प्रॉफिट, ठीक है। और आपको पता है पार्टनरशिप का बड़ा सिंपल सा नियम है कि जो प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के अनुपात में बांटा जाता है। सवाल को इग्नोर नहीं कर सकते, कांस्टेबल तक में आया हुआ, और ये एसएससी में सेम टू सेम पहले भी आया है। बताइए भाई, इन्वेस्टमेंट गुणा टाइम के रेशियो में बांटा जाता है। देखिए जब मैं इन्वेस्टमेंट का रेशियो लूंगा तो आप देख रहे हैं सारा डाटा 8,000 से कट रहा है। बेहतरीन तरीके से सिखाऊंगा तो 8,000 से काट लो बेटा, इस सब कुछ 8,000 से कट रहा है तो पहले 8,000 से काट लो। ये 8,000 से कट रहा है 14 बार, ये 8,000 से कट रहा है 10 बार, ये 8,000 से कट रहा है 9 बार, 9 बार मेरे दोस्तों, 9 बार। भाई शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 8,000 निकाल लिए, 8,000 निकाल लिए बेटा, एक निकाल लिया, और सी ने भी 8,000 रुपए निकाल लिया, यानी कि 1 निकाल लिया मेरे दोस्तों। बी को 1 साल के एंड में 9800 प्रॉफिट हुआ, कुल प्रॉफिट क्या था? तो आप एक बात सोचो मेरे प्यारे भाई, बिजनेस किसने शुरू किया? ए ने बिजनेस शुरू किया, कितनी इन्वेस्टमेंट है? 14 यूनिट। ए ने बिजनेस शुरू किया, 14 यूनिट लगाया। बी और सी तो निकाल रहे हैं, ए कुछ नहीं कर रहा। बी भी निकाल रहा है पैसा, सी भी निकाल रहा है, ए का तो कोई जिक्र नहीं है। यानी कि ए ने 14 यूनिट पूरे के पूरे 12 महीने के लिए लगाए, 12 महीने के लिए, 12 महीने के लिए। बिजनेस किसने शुरू किया? ए ने शुरू किया। 2 महीने के बाद बी आया,
2 महीने के बाद बी आया, बी 10 यूनिट लेके 2 महीने बाद आया, यानी कि शुरू के 2 महीने बी गायब है, शुरू के 2 महीने बी गायब है। और शुरुआत से 10 महीने के बाद बी ने 1 यूनिट निकाल लिया, यानी कि 2 महीने तक तो बी आया नहीं बेटा, शुरू के 2 महीने बाद बी आया है। सवाल को बहुत ढंग से पढ़ना पड़ेगा। बी 2 महीने बाद आया है और बी ने 10 महीने तक बिजनेस में पैसा लगाया, यानी कि 2 से 10 तक 8 महीने होता है। बी ने 10 यूनिट इन्वेस्ट किया 8 महीने के लिए, 8 महीने के लिए। अब बी ने 1 यूनिट निकाल लिया, 8,000 का मतलब 1 यूनिट निकाल लिया। अगर बी ने 10 यूनिट इन्वेस्ट किया था ना, 10 इन्वेस्ट किया तो 10 में से 1 निकाल लिया तो 9 बचा, 9 यूनिट बचा, यानी कि बचा बी ने फिर बचे 2 महीने के लिए इन्वेस्ट किया, 2 महीने के लिए। क्लियर है? तभी तो बी ने 8 और 2 10 महीने के लिए पैसा लगाया है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, समझ में आया है। अगले 2 महीने के बाद सी 72,000 रुपए के साथ बिजनेस में शामिल हो गया। बिजनेस शुरू किया ए ने, 2 महीने बाद बी आया, उसके 2 महीने बाद सी आया, तो यानी कि सी 4 महीने के बाद आया है। शुरू के 4 महीने तो सी है ही नहीं, शुरू के 4 महीने बाद सी आया। 10 महीने के बाद सी ने भी 1 यूनिट निकाल लिया। अच्छा, सी ने कितना इन्वेस्ट किया है? सी ने इन्वेस्ट किया है 9 यूनिट। सी ने मेरे दोस्तों इन्वेस्ट किया है 9 यूनिट। 4 महीने तक तो सी है ही नहीं। 10 महीने के बाद सी ने भी 1 निकाल लिया, तो 4 और 6 10 होता है, 4 6 10, यानी कि सी ने 9 यूनिट इन्वेस्ट किया 6 महीने के लिए। फिर सी ने 1 निकाल लिया, 9 में से 1 निकाल लिया तो बचा 8, तो बचा 8 यूनिट सी ने इन्वेस्ट किया होगा, फिर बचे 2 महीने के लिए, बचे 2 महीने के लिए। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। सी ने 9 यूनिट इन्वेस्ट किया था, 1 यूनिट निकाल लिया तो बचा कितना? 8। 8 यूनिट सी ने इन्वेस्ट किया 2 महीने के लिए। अगर आप देखो तो ए ने पैसा 12 महीने के लिए लगाया है, बी ने 8 और 2 10 महीने के लिए लगाया है, सी ने 6 और 2 8 महीने के लिए पैसा लगाया है। ये उनके प्रॉफिट का रेशियो आएगा। और आप इस तरीके से सोचोगे तो ही जल्दी होगा, नॉर्मल तरीके से तो ये बहुत लंबा आपको लिखना पड़ेगा फाइनल कैलकुलेशन करके। हालांकि वहां भी यही आएगा, तो ये आ जाएगा बेटा 10 अट्ठे 80। ये 8 से कट रहा है तो मैं काट भी सकता हूं भाई, 8 से कहां कट रहा है, ये 2 से ही कट रहा है। या मेरे दोस्तों लिख लो पहले, 10 अट्ठे 80, 80 और 18 98 आ गया, 80 और 18 98। मैं ऐसे लिख लेता हूं बेटा। ये 14 गुणा 12 कितना आएगा? 14 गुणा 12 आ जाएगा 168। ये 168 आ गया, 168। ये कितना आएगा? 9 छिक्का 54 और 16, 9 छिक्का 54 और 16 कितना आ जाएगा? 70 हो जाएगा। यानी कि ए बी सी को मेरे प्यारे बच्चों इस रेशियो में प्रॉफिट हुआ, इस रेशियो में। हालांकि मैं आगे काट सकता हूं, ये 14 से कट जाएगा, पर काटो मत, काटो मत। साल बोला है, साल के एंड में बी को 9800 रुपए प्रॉफिट, बी को प्रॉफिट कितना हुआ? 9800 रुपए। तो 98 के लिए सवाल में 9800 दे रखी है 100 गुना। आपसे पूछा टोटल प्रॉफिट, तीनों का टोटल प्रॉफिट, तो तीनों का टोटल प्रॉफिट भी ऐड कर दो। 168 में 98 जोड़ो तो आ जाएगा 266, 266 में 70 जोड़ो तो 26 और 7 33, यानी कि 336। टोटल प्रॉफिट हुआ 336। तो 336 की वैल्यू भी 100 गुना होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई। ये आ जाएगा ना, 8 8 16 का 6, 16 17 और 9 26 7 से, यानी कि मेरे दोस्तों 33,600 रुपए बिजनेस का टोटल प्रॉफिट है। ए ऑप्शन 33,600। आप ये देख लीजिए कि ये सवाल यूपी कांस्टेबल के पेपर का है, तो क्यों आपके पेपर में नहीं आएगा? बहुत सारे बच्चे तो देखते ही डर जाएंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट के लिए आपको पता है कि हमारी बुक है मैथ्स की संजीवनी, मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग, जो आपको अमेजन फ्लिपकार्ट पर बड़ी आसानी से मिल जाएगी। मैं वीडियोस में जितने भी कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करता हूं, जितने स्मूथ तरीके इस्तेमाल करता हूं, वो मैंने अपने तक सीमित नहीं रखे, वो मैंने बच्चे बच्चे तक पहुंचाए। मैं एप्लीकेशन पे भी पढ़ाता हूं और इसी तरीके से एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच सिखाता हूं, और सारे कॉन्सेप्ट को मैंने बुक में भी कवर किया है। ठीक है, तो आप इस बुक को ऑर्डर कर लीजिए, आपको फॉर्मूला में, रिवीजन में, कॉन्सेप्ट सीखने में बड़ी आसानी रहेगी। अगला सवाल है 11 सीपीओ के पेपर का, कौन सा स्टेटमेंट सही है? x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए, वाई बराबर सेक ए प्लस कॉस ए के, कौन सा सही है मेरे प्यारे भाई? यानी कि एक थ्योरम है
कि अगर x बराबर साइन ए प्लस कॉस ए है, y बराबर सेक ए प्लस कॉस ए के, कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो आप अपनी मर्जी से एंगल ए का मान कुछ भी रख लो भाई। आप यहां एंगल ए को 45 डिग्री रख लीजिए, तो 45 रखोगे तो x कितना आएगा? साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, तो 1/√2 का दुगुना हो जाएगा √2। y कितना आएगा? तो y आ जाएगा मेरे दोस्तों सेक 45 √2, कॉसेक 45 √2, √2 प्लस √2 2√2। ये एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब ये वैल्यू मेरे दोस्तों आप यहां रख रख के चेक करो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। पहला देखेंगे 2√2 और ये आपका 3 हो जाएगा, ये तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। 1 में से 2x² घटाएंगे नेगेटिव, राइट साइड में पॉजिटिव, गलत है। y माइनस 2x, 2√2 में से 2√2 घटाएंगे 0 हो जाएगा, राइट साइड में पॉजिटिव है, पूरा नहीं रखूंगा भाई। y का मान है 2√2, x का मान है √2, 2√2 में से 2√2 घटाए 0 हो गया, राइट साइड में क्या 0 बनेगा? नहीं, राइट साइड में तो पॉजिटिव बनेगा, गलत। यानी कि 3 गलत हो गए, ये वाला सही है। y का मान है 2√2, x का मान है √2, तो 2√2 प्लस 2√2 हो गया जी 4√2, x का मान है √2, √2 का स्क्वायर 2, y का मान है 2√2, तो ये आ गया 4√2 बराबर 4√2। LHS RHS बराबर आ रहा है, डी ऑप्शन सही है भाई। ठीक है ना? तो इस तरीके के सवाल आप वैल्यू पुटिंग से ही करें तो ज्यादा बेहतर है। अगला सवाल आपके सामने है, सीपीओ 2024 प्री के एग्जाम का बनाएं, मिक्सचर से है। एक मिश्र धातु में एक एलॉय में एबीसी का रेशियो 2:3:1 है, दूसरी एलॉय में बीसीडी का रेशियो 5:4:3 है। सवाल में बोला गया है दोनों मिश्र धातुओं के दोनों एलॉय के बराबर वजन को एक साथ मिलाकर तीसरी एलॉय बनाई जाती है, तो नई एलॉय में बी का कितना भाग होगा? नई एलॉय में बी का कितना भाग होगा, यह आपसे पूछा गया बी का। तो आपके पास मेरे दोस्तों यहां पर 2 एलॉय हैं। पहली एलॉय में एबीसी का रेशियो 2:3:1 है, 2:3:1। जो दूसरी मिश्र धातु जो दूसरी एलॉय उसमें बीसीडी का रेशियो 5:4:3 है। जो दूसरी एलॉय है भाई उसमें बीसीडी का जो रेशियो है वो 5:4:3 है। अब इन दोनों को मिक्स करते हैं, लेकिन साल में बोला दोनों एलॉय के बराबर वजन को, तो वजन बराबर होना चाहिए ना। क्या अभी बराबर दिख रहा है वजन? 2 3 5 1 6, इसका वजन 6 है, 5 4 9 3 12, इसका वजन 12 है। तो बेटा यहां भी तो मेरे भाई आपको जो है 12 करना पड़ेगा, 2 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 एकम 2। ये मेरे दोस्तों 4 6 2 हो जाएगा। कि यहां तक किसी बच्चे को कोई परेशानी? आप बोलोगे नहीं सर कोई परेशानी नहीं है। अब इन दोनों को मिक्स कर दिया। अब जैसे ही आप इन दोनों को मिक्स करोगे तो पूछा है नई एलॉय में बी का कितना भाग होगा। तो भैया 12 ही हो गया, 4 6 10 2 12, 5 4 9 3 12, तो 12 प्लस 12 टोटल तो हो जाएगा 24। जब आप इन दोनों को मिक्स करोगे या जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे मेरे प्यारे भाई, तो टोटल तो बन जाएगा 24। उसमें बी कितना होगा भाई? यहां बी 6 है और यहां 4 है, तो 6 4 10, बी आपका 10 हो जाएगा। यानी कि 10/24 आपका बी होगा, 5/12। सॉरी गड़बड़ कर दी। बी आपसे पूछा ना, यहां बी ये वाला है, ये वाला बी ये है। मिक्स करेंगे तो 6 5 11 आपका बी बनेगा, बी। तो ये आपका 11/24 आना चाहिए। ऑप्शन में ये रहा आपका डी ऑप्शन 11/24, ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बढ़िया सवाल था ये, नया आसान भी था। अब करेंगे सवाल नंबर 13 जल्दी जल्दी। ये सवाल आपके कैट के एग्जाम में आया है। सवाल बहुत आसान है, मुश्किल मत समझिएगा मेरे दोस्तों, ठीक है जी। बेईमान दर्जी वाला सवाल। और आपको पता है हमने सिखा रखा है जब भी ऐसा सवाल आए रेशियो हमेशा बेस्ट मेथड होता है। ए मर्चेंट परचेज ए क्लोथ एट ए रेट ऑफ 100 per meter and receive 5 centimeter length of clothes free for every 100 centimeter length of clothes purchased by him। यानी कि व्यापारी 100 रुपए मीटर के हिसाब से कपड़ा खरीदता है और उसे हर 100 सेंटीमीटर लंबाई के लिए मेरे दोस्तों क्या है 5 सेंटीमीटर कपड़ा मुफ्त मिलता है। वह उसी कपड़े को 110 रुपए पर मीटर के हिसाब से बेचता है। लेकिन ग्राहक अगर 100 सेंटीमीटर कपड़ा मांगे ना ग्राहक कि हमें भैया 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, तो 95 सेंटीमीटर लंबाई देकर अपने ग्राहकों को धोखा देता है।
ग्राहक मांगता भैया हमें 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, लेकिन दुकानदार जो व्यापारी मात्र 95 सेंटीमीटर ही देता है। अगर व्यापारी 5% की छूट देता है तो उसके द्वारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? ध्यान सुनेगा, जब भी ऐसा सवाल आए ओवरऑल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको क्या करना है, सक्सेसिव। सबसे पहले 100 रुपए पर मीटर का कपड़ा लेके आए, 110 रुपए पर मीटर का बेच रहा है। 100 रुपए पर मीटर का कपड़ा खरीद के लाया और बेच रहा है 110 रुपए पर मीटर का, पहला एक्शन। दूसरा कि भाई जब खरीदने की बारी आती है तो हर 100 सेंटीमीटर कपड़े पे उसे 5 सेंटीमीटर कपड़ा मुफ्त मिलता है, यानी कि वो 100 सेंटीमीटर का पैसा देता है व्यापारी और खरीद के कितना ले आता है, 105 सेंटीमीटर कपड़ा खरीद के ले आता है। दूसरा एक्शन। तीसरी बात, जब उसकी दुकान पे ग्राहक आता है कपड़ा खरीद के लिए तो ग्राहक कहता है हां जी 100 सेंटीमीटर कपड़ा दे दो, कमीज बनवानी है, तो आप 100 सेंटीमीटर कपड़ा ना देके ग्राहक को मात्र 95 सेंटीमीटर कपड़ा ही देते हो। यानी कि मेरे प्यारे भाई आप 95 सेंटीमीटर कपड़ा देकर 100 सेंटीमीटर का पैसा ले रहे हो ग्राहक से। 95 सेंटीमीटर कपड़ा देके 100 सेंटीमीटर का पैसा ले रहे हो। क्लियर? आप व्यापारी को 5% की छूट दे रहे हो। 5% की छूट मतलब 1/20। 5% की छूट मतलब 1/20। 1/20 मतलब 20 का सामान मेरे दोस्तों 19 में। 20 का सामान मेरे दोस्तों 19 में। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनकी सीधी सीधी गुणा कर दीजिए। ठीक है भैया, 20 से 100 5 बार चला जाएगा, 19 से 95 5 बार चला जाएगा, 5 से 5 कट गया। ठीक है जी। उसके बाद मेरे दोस्तों ये देखिए, जीरो से आपका ये जीरो कट गया, जीरो से आपका ये जीरो ही कट गया। और भी कुछ कट सकता है क्या? देखो 100 में जो भी आंसर आएगा डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा, और मैं 10 से इसको काट लेता हूं 10.5, तो बच गया 100। ये आपका 100 बच गया, 100 रेशियो। अब 11 की अगर मैं गुणा कर दूं 10.5 में, यही तो बचा ना, 11 की 10.5 में गुणा कर दो क्या आएगा, तो 110 और 11 का आधा 5.5। 110 में 5.5 जोड़ेंगे तो 115.5 आ गया। यानी कि अल्टीमेटली मेरे दोस्तों उसने 100 का सामान 115.5 में बिका, तो 15.5 रुपए जो एक्स्ट्रा है वही आपका प्रॉफिट है। तो 15.5% का व्यापारी को लाभ हुआ, बी ऑप्शन। तो वैसे तो सवाल बहुत बढ़िया था, मतलब लंबा लग रहा था आपको, लेकिन हो गया ये एक स्टेप में। रेशियो हमेशा बेस्ट मेथड है ऐसे सवाल करने के लिए। आइए, cos 28 डिग्री प्लस sin 28 डिग्री के है, तो cos 70 डिग्री का मान क्या होगा? ये सवाल आरआरबी एनटीपीसी में आया। बनाओ, cos 28 प्लस sin 28 डिग्री के है, तो cos 70 क्या होगा? 17। ये दिया 28, ये दिया है 17। क्या रिश्ता है बेटा 28 17 में? 28 और 17 45। हो गया सॉल्व। मुझे 17 डिग्री का मान निकालना है बेटा, और मुझे दिया क्या 28 डिग्री। 28 क्या होता है मेरे प्यारे भाई? 28 होता है 45 माइनस 28। 45 डिग्री में से 28 डिग्री घटा देंगे मेरे प्यारे भाई, आपका आ जाएगा 17। आपसे cos 17 पूछा है तो दोनों तरफ से cos ले लीजिए। आपसे cos 17 पूछा है तो दोनों तरफ से cos ले लीजिए। और आप में से हर कोई जानता है कि cos a माइनस बी क्या होता है? cos a माइनस बी फॉर्मूला होता है cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी। cos a का मतलब cos 45 डिग्री 1/√2 इंटू cos b यानी कि cos 28 डिग्री प्लस साइन ए। साइन ए का मतलब साइन 45 डिग्री 1/√2 इंटू साइन बी यानी कि साइन 28 डिग्री। भाई मैं इसके अलावा तो कुछ कर ही नहीं सकता था ना। अब यहां से आप देख रहे हैं 1/√2 कॉमन आ गया, 1/√2 कॉमन आ गया मेरे प्यार भी, 1/√2 कॉमन। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? जब 1/√2 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में बचेगा cos 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री। और cos 28 डिग्री प्लस साइन 28 डिग्री, यही सवाल में आपको k दिया हुआ है। यही सवाल में आपको k दिया है, यानी कि ये आ गया जी k/√2। k/√2 कौन सा है? ये वाला है k/√2, बी ऑप्शन। तो एनटीपीसी में फैबुलस सवाल आया हुआ है त्रिकोणमिति का, शानदार। मुझे लगता है कि प्री में भी इस लेवल के सवाल आएंगे, आए हैं। आइए सवाल नंबर 15 जो कि आपका एमटीएस के पेपर का है, कंपाउंड टेस्ट से। ए ने 62,500 रुपए 8% की दर से जमा किया। जो हाफ ईयरली कंपाउंड होता है 2 साल के एंड में कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? सीआई आपसे पूछा है। देखिए ब्याज की दर कितनी है? 8%। समय कितना है? 2 साल। आपसे पूछा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, लेकिन ब्याज सेमी एनुअली कंपाउंड होता है। तो मेरे प्यारे भाई अगर मेरे पास 2 साल का समय है तो 2 साल होता है 24 महीने। 2 साल 24 महीने होता है। अगर मैं हाफ ईयरली कंपाउंड करूंगा तो 6 महीना 6 महीना
6 महीना 6 महीने की 4 साइकिल बन जाएंगी। 6 महीना 6 महीना 6 महीना 6 महीना हो गया 2 साल। आप बोलोगे हाँ जी सर, 6 6 महीने के 4 क्रम बन जाएंगे। बताओ बच्चों, अगर ब्याज पर एनम 8% है, एक साल में 8% ब्याज है, तो 6 महीने में कितना ब्याज मिलेगा? 4%। अगले 6 महीने में 4%, अगले 6 महीने में 4%, अगले 6 महीने में 4%। यानी कि जो आपको ब्याज मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो 4%, 4%, 4%, 4% का 4 बार सक्सेसिव आपको करना है भाई। क्लियर है? तो बताओ कैसे निकालें? या तो आप 4 4 4 का सक्सेसिव करो मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आपको पता है भाई 3 साल का ब्याज निकालना है, 3 3 एक जुगाड़ है, गोल्डन रेशियो। 4 साल का ब्याज निकालना है, अगर आपको 4 साइकिल का ब्याज निकालना है, तो मैंने आपको सिखाया कि गोल्डन रेशियो काम करता है 4 6 4 1। पूरी दुनिया में कुछ भी पढ़ लीजिए, इससे आसान तरीका नहीं है। 3 साल का निकालना है 3 3 1, 4 साल का 4 6 4 1। आपका प्रिंसिपल कितना है? 62,500। 62,500 रुपए मेरे दोस्तों आपने इन्वेस्ट किए हैं ब्याज की दर से। ब्याज कितना होगा? तो 4% निकालते जाओ। 62,500 का 4% कितना होगा? 4% मतलब 1/25, 1/25। 4% मतलब 1/25। 62,500 का 1/25 कितना होगा? 25 से भाग देंगे, 2500 रुपए। फिर इसका 1/25 करो, 2500 का 1/25 100 रुपए। 100 का 1/25 करो 4 रुपए। 4 का 4% करो, 4 का 1/25 करो मेरे दोस्तों। 4 का 4% 0.16। 4 रुपए का भी 4% आप निकालोगे तो 4 चौक 16, 0.16 आएगा, 0.16। आप बोलोगे सर बहुत बढ़िया, मजा आया। बस आपको सीआई निकालना है, इनको जोड़ दो। 2500 चौका 10,000, 100 छिक्का 600, 4 चौक 16 और 0.16 इनको ऐड कर दो, जोड़ के ऐड कर दो तो कितना आएगा? 10,616.16। 10,616.16 डी ऑप्शन आंसर आ गया, 10,616.16। कहीं भी घूम लीजिए पूरी दुनिया में, इससे जल्दी आप इस सवाल को हल नहीं कर सकते भाई मेरे। और कितना भी कैलकुलेटिव डाटा आ जाए, हमेशा कैलकुलेशन कम होगी इस तरीके से, हमेशा। एमटीएस के पेपर का एक क्लास सवाल था, 1 नंबर, 16वां सवाल करेंगे अलजेब्रा से भाई। मैंने इस तरीके से सवाल डाले कि आपका एक अर्थमेटिक का रहे क्वेश्चन और एक आपका एडवांस का रहे। यदि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 416 है, एक्स प्लस वाई 8 है, तो एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 क्या होगा? देखिए एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 कब आएगा? जब आप स्क्वायर का भी स्क्वायर करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ही आ जाएगा। ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब आप मुझे खुद बताओ सवाल में आपको क्या दिया है? सवाल में ना आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पता है, ना ही आपको एक्स वाई पता है, यानी कि करना तो पड़ेगा भाई। आपको एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब 416 दिया है, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 3xy, ये फॉर्मूला है। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर एक्स प्लस वाई 8 इंटू एक्स प्लस वाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 3xy। देखिए बेटा कितनी बार जाएगा? 8 पंजे 40, 8 दूनी 16, तो 3xy इधर आएगा मेरे दोस्तों। 8 का स्क्वायर 64 में से 52 घटाएंगे, 64 में से 52 घटाएंगे तो आ जाएगा 12। एक्स वाई की वैल्यू यहां से 4 आ गई, 3 चौक 12। एक्स वाई आपका 4 आ गया। अब हमें चाहिए ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आप मुझे बताओ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर होगा एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2x वाई। भाई एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर मैं 8 के स्क्वायर में से एक्स प्लस वाई के होल स्क्वायर में से अगर मैं एक्स वाई का दुगुना घटा दूं तो आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर आ जाएगा। तो 64 में से आप 8 घटा दीजिए 56, 56। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया आपका 56। यहां वैल्यू रख दो मेरे दोस्त। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया 56, 56 का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब एक्स वाई का होल स्क्वायर। भाई एक्स वाई आपका 4 आया है, तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर क्या आएगा आपका? 16 आएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यानी कि 16 दूनी 32।
तो 6 का स्क्वायर 36, 36 में से 32 घटाएंगे तो एंड में आएगा 4। ये आंसर नहीं है। और आंसर जो भी आएगा 8 से कटने वाला आएगा मेरे दोस्तों, 8 से कटने वाला। ठीक है भाई, क्यों 8 से कटने वाला आंसर आएगा? क्योंकि इसलिए आएगा कि 56 में 8 आ रहा है, 16 में 8 आ रहा है, तो 8 से कटने वाला आएगा। 8 से नंबर कटता है क्या? 8 दूनी 16 नहीं, 8 से ये नहीं कटता। 3104 ये 8 से कटता है मेरे दोस्तों, एंड में 104 आ रहा है ना, 104 8 से कटता है। डी ऑप्शन आंसर। अच्छा सवाल है भाई, ये भी क्लियर है, सभी को समझ में आया? आइए आगे आते हैं। अब यदि एक गोले की रेडियस में 11% की वृद्धि की जाती है तो उसके आयतन में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? गोले की त्रिज्या 11% बढ़ जाते तो आयतन कितना परसेंट बढ़ जाएगा? भाई गोले का आयतन क्या होता है मेरे दोस्तों? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब ये गोले का आयतन होता है। 4/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मान तो फिक्स होता है। गोले का आयतन डिपेंड किस पे करता है? रेडियस की पावर 3 पे, आर की पावर 3 पे। ठीक बेटा, रेडियस की पावर 3 मतलब रेडियस गुणा रेडियस गुणा रेडियस, ये आ गया। अगर आप मेरे दोस्तों रेडियस को चेंज करोगे तो वॉल्यूम रेडियस की पावर 3 में चेंज होगा, पावर 3 में। गोले की त्रिज्या 11% बढ़ जाती है, 11%, 11%, 11%। तो वॉल्यूम में कितना चेंज आएगा बेटा? बीच में गुणा है 11 11 11 का सक्सेसिव। आयतन में कितना प्रतिशत चेंज आएगा? 11 11 11 का सक्सेसिव। मेरे प्यारे भाई तो आप कर नहीं सकते 11 11 11 का सक्सेसिव। कैसे निकलता है सक्सेसिव? पहले तीनों को जोड़ो, 11 + 11 + 11 33, फिर 2 2 की गुणा करके 100। 11 11 में 121, 11 11 में 121, 121 363। 363 को 100 से भाग करेंगे 3.63, फिर तीनों की गुणा 11 गुणा 11 गुणा 11 1331। 1331 को हम लोग भाग देते 10,000 से। अगर आपको तीन संख्याओं का सक्सेसिव परसेंटेज चेंज निकालना नहीं आता तो आप क्या करोगे बेटा? तो 33 और 3 36 पॉइंट समथिंग आएगा। 36 पॉइंट समथिंग तो एक ही ऑप्शन है, लगभग डी ऑप्शन, अप्रोक्स है ना, तो 36 पॉइंट समथिंग आएगा, डी। 17 के बाद अब हम करेंगे सवाल नंबर आपका 18। देख लीजिए, ये सवाल यूपी कांस्टेबल री एग्जाम के पेपर में आया 2024 में। आसान सवाल है, कहीं से मुश्किल नहीं है। कार्तिक की राय में उसका वजन 55 किलोग्राम से अधिक लेकिन 62 किलोग्राम से कम है। कार्तिक का यह मानना है कि मेरा वजन 55 किलोग्राम से ज्यादा है और 62 किलोग्राम से कम है, यानी कि मेरा वजन 55 किलो से 62 किलो के बीच में है। ठीक है, उसके पिता कार्तिक से सहमत नहीं है और उन्हें लगता है कि कार्तिक का वजन 50 किलो से अधिक लेकिन 60 किलो से कम है। पापा कहते हैं कार्तिक के बच्चे इधर आ, तेरा जो वजन है 50 किलो से तो ज्यादा है लेकिन 60 किलो से कम है, यानी कि कार्तिक के पापा कह रहे हैं 50 से 60 के बीच में कार्तिक का वजन है। उसकी बहन का मानना है कि उसका वजन 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। कार्तिक की सिस्टर कहती है कार्तिक का वजन है ये क्या, हड्डी है इसमें, 58 किलो से ज्यादा नहीं हो सकता। कार्तिक का वजन या तो 58 किलो से कम होगा लेकिन 58 किलो के बराबर हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता, 58 किलो से बराबर हो सकता है या 58 किलो से कम होगा। सभी अपने अपने अनुमान में सही हैं, तो कार्तिक के विभिन्न संभावित वजनों का औसत क्या है? अगर सभी का जो है एस्टिमेट सही है तो भैया कार्तिक के जो वेट पॉसिबल है उनका एवरेज क्या है? तो कार्तिक का वेट 55 से बड़ा होना चाहिए, 50 से बड़ा होना चाहिए, तो 55 से ज्यादा तो होगा ही, 56 होगा। कार्तिक का वेट 57 होगा मेरे दोस्तों, 58 होगा, 59 नहीं हो सकता। कार्तिक का वेट 62 से कम होना चाहिए, 60 से कम होना चाहिए और 58 के बराबर हो सकता है, 58 से इक्वल हो सकता है, बड़ा नहीं हो सकता। यानी कि यही तीन ऐसी वैल्यू हैं जो इन तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, कार्तिक वाली, पापा वाली, बहन वाली। तो कार्तिक के डिफरेंट वेट हो सकते हैं। इनका एवरेज पूछा है, तीन लगातार संख्याएं, तो एवरेज जो होगा तीन लगातार संख्याओं का हमेशा बीचों बीच की संख्या आती है, यानी कि 57 किलोग्राम ही कार्तिक के डिफरेंट पॉसिबल वेट का एवरेज हो सकता है। तो एकदम आसान सरल सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, देखने में बस मुश्किल लग रहा था, ये करेंगे। द इफेक्टिव स्पीड ऑफ बोट इज 15.2 किलोमीटर पर आवर अगेंस्ट द करंट। नाव की धारा के विरुद्ध प्रभावी चाल 15.2 किलोमीटर पर आवर है
और धारा की दिशा में 20.8 किलोमीटर पर आवर है। धारा की चाल बताओ। धारा के विरुद्ध नाव की चाल क्या होती है भाई? अपस्ट्रीम। धारा की दिशा में नाव की चाल होती है डाउनस्ट्रीम। आपसे पूछिए धारा की चाल, करंट की स्पीड पूछिए भाई, तो सिंपल सा फंडा डी माइनस यू बटे दो। कॉन्सेप्ट क्या है? डी माइनस यू बटे दो, यानी कि 20.8 में से 15.2 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 5.6। 5.6 का आधा 2.8। ठीक है भाई, 2.8 किलोमीटर पर आवर। थर्ड ऑप्शन इस सवाल का आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिंपल कंसेप्ट है भाई। अगर आपसे नाव की स्थिर जल में चाल पूछी होती तो डी प्लस यू बटे दो। सवाल नंबर 20, दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 40 गुना है। दो संख्याओं का जो एलसीएम है एचसीएफ से 40 गुना है। एलसीएम और एचसीएफ का योग 1476 है। एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। देखो, तरीके इस सवाल को सोचने के बहुत सारे हो सकते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ से 40 गुना, यानी कि अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, अगर दो संख्याओं का एचसीएफ एच है, तो आप सोचो एलसीएम कितना है? 40 गुना, यानी कि 40H। एलसीएम कितना है? 40 गुना 40H। सवाल में दे रखा है संख्याओं का योग, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, एलसीएम और एचसीएफ का योग दे रखा है, सॉरी। तो एलसीएम प्लस एचसीएफ क्या आएगा? 40H प्लस H 41H आ जाएगा, 41H। और ये सवाल में दिया है एलसीएम एचसीएफ का सम 1476। तो यहां से मैं एचसीएफ तो निकाल ही सकता हूं ना। एचसीएफ क्या आ जाएगा मेरे भाई? तो एचसीएफ आएगा 41 या 123। 123 के बाद बच जाएगा आपका 24। तो 41 छिक्का चला जाएगा मेरे दोस्तों, 246। तो एचसीएफ 36 आ गया। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 आ गया। लेकिन यह सवाल नहीं हुआ अभी सॉल्व। आपसे बोला है एक संख्या 288 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करें। सोचो मेरे भाई, सोचो सोचो। यहां पे दो रास्ते बनते हैं, पर मैं आपको एक ही रास्ता बताऊंगा। आपने पढ़ा होगा बचपन में, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर की गुणा हमेशा उनके एलसीएम और एचसीएफ की गुणा के बराबर होती है। ये पता है आपको। दो संख्या, एक संख्या की जानकारी मुझे है 288, दूसरी संख्या आपसे पूछी है, तो इन दोनों संख्याओं की गुणा इनके एचसीएफ और एलसीएम की गुणा के बराबर होगी। एचसीएफ कितना है? 36 है, 36। और एलसीएम क्या है मेरे प्यार भी? सवाल के अनुसार एलसीएम एचसीएफ का 40 गुना है। सवाल के अनुसार जो हमारा एलसीएम है वो एचसीएफ का 40 गुना है। एचसीएफ आपका 36 है, तो 36 का 40 गुना मेरे दोस्तों आपका एलसीएम आएगा। सिंपल हो गया। कैलकुलेशन मात्र करने तो 36 से कुछ कट रहा है ये? हाँ जी, कट रहा है 8 बार, और 8 से आपका 40 कट रहा है 5 बार। तो 36 पंजे कितना आ गया? 180 आ गया, यानी कि दूसरी संख्या 180 है। और ये सवाल का आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन, 180। ठीक है, आपको इतना भी करने की जरूरत नहीं थी सवाल में, जब आपको यह पता चल गया कि दो संख्याओं का एचसीएफ 36 है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जो दोनों को भाग करेगी मेरे दोस्तों। अगर संख्याओं का एचसीएफ 36 है तो संख्या 36 से कटने वाली होनी चाहिए। क्या 225 36 से कटता है? 15 का वर्ग नहीं कटता। क्या 240 36 से कटता है? नहीं कटता। क्या 236 से भाग होता है? नहीं होता। 180 36 से 5 बार भाग होता है। यही आंसर हो सकता था। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, संख्याओं का सबसे बड़ा बच्चा। तो बच्चा तो पापा को भाग देगा। समझ में आया? आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। आइए 21वां सवाल आपके लिए उठाए हैं ग्रुप डी के पेपर से। बनाओ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से। इन मॉक टेस्ट की सबसे अच्छी बात यही है कि आपको कांस्टेबल से लेके, रेलवे से लेके, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस, हर एग्जाम का बढ़िया बढ़िया सवाल जो है करने को मिलेगा। इससे आपके मन में जो है ये विचार आएगा कि हर एग्जाम में अच्छे अच्छे सवाल पूछे जाते हैं, कोई भी कमतर नहीं है। सीमा और दर्शन की इनकम का रेशियो 7:5 है। वो 12,000 9,000 की बचत करते हैं। खर्चों का रेशियो 17/12 है। खर्चों का रेशियो। सीमा दर्शन का कुल खर्चा बताओ जी। सीमा और दर्शन के खर्चों का रेशियो 17/12 है, खर्चों का रेशियो। और आपसे पूछा कुल खर्चा, टोटल एक्सपेंडिचर बताना है। खर्चा कुल पूछा है तो कुल खर्चा होगा जी 17 + 12 29।
29 से कटने वाला आंसर आना चाहिए। 93 नहीं कटता, 81 नहीं कटता, 75 नहीं कटता, 29 दिए 87 कटता है, आंसर हो गया। अगर आप एग्जाम हॉल में बैठते तो आपको सवाल इसी तरीके से करना था, वरना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए आपको लगाना पड़ेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। दो करेक्टर हैं, सीमा और दर्शन। आपसे खर्चे के बारे में पूछा है ना मेरे दोस्तों, खर्चे के बारे में, तो उनके खर्चे का रेशियो 17/12 है, 17/12। ये इनिशियल रेशियो, खर्चे का रेशियो 17/12 है। आप जानते हैं कि भाई खर्चा में बचत जोड़ दो, फाइनल किसका रेशियो आएगा? इनकम का। खर्चे का रेशियो दिया है, इनकम का रेशियो दिया है, बचत में चेंज दिया है। अगर आप मेरे दोस्तों खर्चे में बचत ऐड कर दोगे, है भाई सीमा और दर्शन की मेरे दोस्तों 12,000 बचत है और 9,000 बचत है। सीमा की बचत है 12,000 रुपए, दर्शन की बचत है 9,000 रुपए। मैंने यूट्यूब पे पढ़ाया हुआ है पूरा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड शॉर्टकट। एक्सपेंडिचर प्लस बचत क्या आना चाहिए? इनकम। दोनों की इनकम का रेशियो कितना है मेरे दोस्तों? सीमा दर्शन की इनकम का रेशियो 7/5 है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड ये कहता है कि ऐसे मल्टीप्लाई करो मेरे दोस्त, मल्टीप्लाई करो। 17 पंजे 85, 12 सत्ते 84। 17 पंजे 85, 12 सत्ते 84, 85 84 का डिफरेंस 1 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू क्या आएगी? ऐसे मल्टीप्लाई करो। 9 सत्ते 63, 12 पंजे 60। 63,000 और 60,000 का डिफरेंस 3,000, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3,000 रुपए आ गई। ये इनिशियल रेशियो का मल्टीप्लायर आएगा, ये इनिशियल रेशियो की कैलकुलेशन देगा। भाई शुरू में क्या है? एक्सपेंडिचर रेशियो लिखा है मैंने। दोनों का टोटल एक्सपेंडिचर कितना है? 17 + 12 29। तो 29 की वैल्यू भी 3,000 गुना होनी चाहिए। एक यूनिट के लिए मैंने 3,000 निकाले, तो 29 दिया 87,000। इस सवाल का आंसर है सी ऑप्शन। ठीक है, वरना आपको एक्स मान के करना पड़ेगा। बेहतर वही है कि ऑप्शन से निपटाओ सवाल को, रुको मत बिल्कुल भी। आइए, सवाल नंबर है आपके सामने 22, और ये सवाल सीजीएल 2022 के पेपर में आया है। बताओ, इलेक्शन से लग रहा है सवाल। ठीक है भाई, इलेक्शन चैप्टर से करो। कराया आपने ऐसा सवाल? 3 उम्मीदवार PQR ने चुनाव में भाग लिया। P ने Q से 35% ज्यादा है और R को Q से 15% ज्यादा वोट मिले। P ने R को 2412 वोटों से हरा दिया। P ने R को, यदि 90% वोटर्स ने वोट डाला, 90% वोटर्स ने वोट डाला हो और कोई भी वोट इनवैलिड नहीं है, कोई वोट अमान्य या अवैध नहीं है, तो मतदान सूची में मतदाताओं की कुल संख्या आपसे पूछे, वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर कितने हैं। देखो भाई, चुनाव हुआ मेरे प्यारे भाई, चुनाव में 3 लोग खड़े हुए, PQR। अब 90% लोगों ने वोट डाले। कितने लोगों ने वोट डाले? 90% लोगों ने वोट डाले हैं। अब जितने वोट डाले गए वही तो PQR को मिलेंगे। भाई जितने वोट डाले गए वही तो इन तीनों को मिलेंगे, PQR को। आप बोलोगे हाँ जी सर, PQR ने पार्टिसिपेट किया, P ने Q से 35% अधिक वोट प्राप्त किए। P को Q से 35% ज्यादा मिले। अगर Q को 100 वोट मिले तो P को 135 वोट मिले हैं। आगे, R को Q से 15% अधिक वोट मिले। अगर Q को 100 मिले तो R को 15% ज्यादा 115 वोट मिले। यानी कि PQR को जो वोट मिले उनकी संख्या का रेशियो ये है। ये किससे कट रहा है बेटा? 5 से कट रहा है। ये 27 बार कटेगा, ये 20 बार कटेगा, ये 23 बार कटेगा। 27:20:23 मैं ऐसे लिख सकता हूं। यानी कि PQR को जो वोट मिले हैं वो इस अनुपात में मिले हैं। सवाल बोला है P ने R को 2412 वोटों से पीछे छोड़ दिया। तो P ने R को कितने वोटों से हराया? P को 27 वोट मिले, R को 23। तो P ने R को मेरे दोस्तों 4 वोटों से हराया है, जबकि हराया है कितने वोटों से? 2412 वोटों से। तो 4 की वैल्यू यहां पर 2412 है, जो कि कितने गुना है? 4 6 24, 4 3 12, 603 गुना है। 603 टाइम्स है 603 गुना। तो आप मुझे बताओ PQR को कुल कितने वोट मिले? इन तीनों लोगों को मिलाकर कुल कितने वोट मिले? तो 27 और 23 50 और 20 70। 27 23 50 20 70, तीनों लोगों को मिलाकर 70 यूनिट वोट मिले। तो 70 की वैल्यू भी 603 गुना होनी चाहिए ना।
यानी कि आ जाएगा मेरे दोस्तों 42,000, 742 और 210, 42,210, 42,210 तीनों को कुल मिलाकर वोट पड़े 42,210। ठीक है भाई, 42,210 इसका आंसर नहीं है। जोश जोश में 42,210, सॉरी, इस सवाल का आंसर मार्क कर देंगे, है ही नहीं। ये आया है बेटा कि तीनों को कुल मिलाकर कितने वोट मिले, तीनों को कुल मिलाकर 42,210 वोट पड़े तीनों को मिलाकर। लेकिन सवाल में पूछा है वोटिंग लिस्ट में कितने वोटर्स का नाम था। जब भी चुनाव होता है एक लिस्ट निकल के आते हैं जिनमें हर वोटर का नाम लिखा होता है कि भाई ये वोट डाल सकते हैं। कुल 90% लोगों ने ही वोट डाले हैं। और डाले कितने लोगों ने वोट है? 42,210 लोगों ने। यानी कि ये टोटल वोटर्स के 90% की वैल्यू है भाई। ये वोटिंग लिस्ट के कुल वोटर का 90% है, 90% की वैल्यू है। ये 90% की वैल्यू है तो 1% की वैल्यू आएगी 90, 100% की वैल्यू आएगी मल्टीप्लाई बाई 100। ये टोटल वोटर्स का नाम आ गया। सभी जो वोटिंग लिस्ट में जितने भी वोटर्स हैं उनका नाम जो है इतना है। ठीक है भाई, नंबर ऑफ वोटर्स इन वोटिंग लिस्ट। कैलकुलेशन मात्र आपको करनी है, 0 से 0 चला जाएगा यानी कि एंड में डबल 0 आएगा भैया। ओके, तो ये 9 चौक 36, 36 के बाद 6 2, 9 छिक्का 54, 54 के बाद 8, 9 नाम 81, यानी कि 46900, 46900 वोटिंग लिस्ट में टोटल वोटर्स का नाम है। अच्छा सवाल है और यही सवाल में लॉजिक था मेरे प्यारे भाई। ठीक है, 2022 में आया था ये सवाल सीजीएल में। नेक्स्ट, कौन सा सही सूत्र नहीं है? एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का पेपर का सवाल, कौन सा सही फॉर्मूला नहीं है भाई? याद है आपको फॉर्मूले? त्रिकोणमिति के 4 फॉर्मूले दिए हैं, इनमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। वही बताना कि कौन सा वाला गलत है। सेके गुणा साइन इंटू टेन है। सेके का मतलब होता है 1/cos, सेके का मतलब 1/cos गुणा साइन, साइन बटे कॉस टेन ए होता है। सही है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1, सही है। कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 होता है। सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए 1 होता है। कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, सही है। ये रिश्ता होता है बेटा कॉट कॉस में, कॉट स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए बराबर कॉट स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए। माइनस का साइन गुणा में बदल जाता है। सेम ऐसे ही रिश्ता टेन और साइन में भी आता है भाई। टेन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। जैसे टेन साइन में होता है वैसे ही कॉट कॉस में भी होता है। ये भी सही। जब 3 सही है तो जार सी बात है चौथा ही गलत होगा। ये आंसर आ गया। ठीक है ना, 1/10 स्क्वायर है यानी कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 है। ये कॉसेक स्क्वायर ए आना चाहिए था, ये साइन स्क्वायर ए आ रहा है, ये गलत है भाई। तो फॉर्मूला आपसे पूछेगा और अक्सर ऐसे सवाल आ रहे हैं लगातार। ये आइए सवाल नंबर 24। ये सवाल सीपीओ 2024 के पेपर का है, टाइम एंड वर्क चैप्टर से। बताइए, अमिता उतने ही समय में कमरा बना सकती है जितना बीना और सीता मिलकर बना सकती हैं। अमिता उतने ही समय में कमरा बना सकती है जितने समय में बीना और सीता मिलकर बना सकती है। यानी कि अमिता की जो एफिशिएंसी है वो बीना और सीता की एफिशिएंसी के बराबर है। तभी तो अमिता उतना टाइम ले रही है कमरा बनाने में जितना बीना और सीता मिलकर ले रही हैं। अमिता और बीना मिलकर उस काम को 25 दिन में और सीता अकेले 35 दिन में कर सकती है। अमिता और बीना मिलकर जो है कमरा बना सकती हैं 25 दिन में और सीता अकेले कमरा बना सकती है भाई मेरे, सॉरी, अमिता और बीना 25 दिन में, सीता बना सकते हैं अकेले कमरा 35 दिन में। तो पूछा यह है सवाल में बीना को अकेले उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे। बीना का टाइम पूछा है। हमें दिया है अमिता और बीना मिलकर 25 दिन में बनाती हैं और सीता अकेले 35 दिन में बना सकती है। तो सबसे पहले एलसीएम, एक ऐसी संख्या ढूंढो जो 25 और 35 दोनों से कटे। 35 में 7 आता है ना, 25 7 175 हो गया बेटा। 175 देखो दोनों से कट रहा है, तो ये आपका टोटल वर्क हो गया।
आप खुद सोचो, अमिता ये क्या है, हाँ जी, अमिता प्लस बीना की एफिशिएंसी क्या आएगी, 25 सत्ते 175, एक दिन में 7 काम करती हैं। और सीता की एफिशिएंसी आ जाएगी 35 पंजे 175। सीता 175 यूनिट काम करती है 35 दिन में, एक दिन में कितना करेगी, 5। ये एफिशिएंसी आ गई इनकी। मुझे बीना की एफिशिएंसी निकालनी है मेरे प्यारे भाई, बीना की। हालांकि मैं ऑप्शन से भी कर सकता हूं। सीता की मुझे पता चल गई 5 है, सीता की एफिशिएंसी मुझे पता चल गई 5 है, 5, यानी कि अमिता माइनस बीना की एफिशिएंसी 5, ये मुझे पता चल गई। ठीक है भाई। और अमिता प्लस बीना की 7 है, ये दे रखा है अमिता प्लस बीना की एफिशिएंसी 7 है। आप बोलोगे हां जी सर मेरे भाई, तो क्या आप कर नहीं सकते भाई? ऐसी दो संख्या जिनकी गुणा करके नहीं, जिनको घटा के 5 आए और जोड़ के 7 आए, घटा दूं तो 5 आए और जोड़ दूं तो 7 आए, तो 6 और 1 हो जाएगा। 6 माइनस 1 5, 6 और 1 7, यानी कि बीना की एफिशिएंसी 1 है और अमिता की एफिशिएंसी 6 है। आई ना बात समझ में? तो बीना की जो एफिशिएंसी है 1 आ गई। बीना एक दिन में एक काम करती है, तो 175 यूनिट काम करने में बीना को कितने दिन लगेंगे, 175 दिन का ही समय लगेगा। ये आंसर है बेटा, ऑप्शन नंबर बी सही है, बी। आपसे ना अमिता का भी पूछ सकता है कि अमिता को अकेले काम करने में कितना दिन लगेगा, तो अमिता करेगी भी 175 यूनिट काम 6 एफिशिएंसी के साथ 175/6 दिन में। ठीक है, तो ये अच्छा सवाल था भाई, वेरी नाइस, गुड क्वालिटी क्वेश्चन जो सीपीओ के पेपर में आया है। आइए अब हम इस मॉक टेस्ट का आखिरी और 25वां सवाल करेंगे, जो कि आपका सीपीओ के एग्जाम का है, टेबुलर डीआई से। तालिका का अध्ययन करो, प्रश्न का उत्तर दो। तालिका 5 साल में उत्पादित अंडों की संख्या दर्शाती है। ये साल दिए 4 साल और ये 5 फर्म है, 5 फॉर्म है, इसमें कितने कितने अंडे मुर्गी दे रही है बताया गया है। साल 2011 में फॉर्म पी और फॉर्म टी द्वारा उत्पादित दर्जनों अंडों का संबंधित अनुपात क्या है? तो भाई साल 2011 में आ जाओ। साल 2011 में फॉर्म पी में जो है अंडे हैं 1260 और टी में कितने भाई 1620। इनका रेशियो बताना है, केवल रेशियो बताना है 1260 और 1620 का। दर्जन में बदलने की जरूरत नहीं है मेरे प्यार भी, दर्जनों में पूछा है ना यहां, तो आंसर डजन्स ऑफ एक्स। दर्जन में बदलोगे फिर रेशियो लोगे तो वो कट ही जाएगा, कोई जरूरत नहीं, सीधा रेशियो ले लिए मेरे दोस्तों, 0 से 0। और ये किससे कट रहा है? तो 18 का पड़ा है बेटा, 18 सत्ते 126 और 18 निम्न 162, 7:9। 7:9 इस सवाल का आंसर है, सी ऑप्शन। आगे समझ में? तो ये तो सबसे आसान निकला। तो ऐसा ही है भाई, पेपर में अगर एक सवाल इजी आएगा तो एक मॉडरेट आएगा, एक हो सकता है डिफिकल्ट दिख जाए। ये आसान सवाल है, ये मॉडरेट है, ये आसान सवाल है, फिर ये अच्छा सवाल है, फिर ये ऑप्शन से ही सॉल्व हो रहा है, ये एलसीएम एचसीएफ का बहुत आसान सवाल है, ये बोट एंड स्ट्रीम का सबसे आसान सवाल है, सीधा फॉर्मूला बेस्ड। ये देखिए, ये केवल देखने में डराने वाला लग रहा था, पर करने बैठे तो सबसे फुस सवाल ये निकला मेरे प्यारे भाई। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, ये कंपाउंड टेस्ट का ठीक सवाल है, ये त्रिकोणमिति का लॉजिकल है मेरे प्यारे भाई। तो मैंने मॉक टेस्ट में हर एक लेवल के सवाल को कंपाइल किया और सबसे अच्छी बात है लेटेस्ट सवाल डाले हैं। आपको ये पूरा मॉक टेस्ट सॉल्व करके कैसा लगा मेरे दोस्त, मुझे कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है भाई, आपका एग्जाम बहुत जल्द शुरू होने वाला है, तो आपके एग्जाम के लिए मैं अभी से आपको जो है गुड लक विश करता हूं। शांति से, तसल्ली से, कॉन्फिडेंस के साथ पेपर देने चाहिए। पेपर कतई भी मुश्किल नहीं आने वाला है, अच्छा खासा आप स्कोर करोगे और आपका प्री भी क्लियर होगा मेरे दोस्त। बस ध्यान एक बात का रखिएगा कि जो भी आपने पढ़ा है एग्जाम में जाने से पहले उसका रिविजन जरूर हो जाए। पढ़ा तो आपने बहुत कुछ लिया, रिवीजन हुआ नहीं तो एग्जाम में आप परफॉर्म नहीं कर पाओगे। रिवीजन बहुत जरूरी है और रिवीजन के लिए बुक भी है दोस्तों हमारी कॉन्सेप्ट किंग, जिसे आप ऑनलाइन ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे प्यारे भाई, बाय।